नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे साहित्य संसार के उस व्यक्ति की जिन्हें लोग मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। इनके बचपन का नाम था धनपत राय। इनके पिता प्यार से इन्हें नवाब कहते थे, इसीलिए इन्होंने अपना उपनाम बनाया नवाब राय। मित्रों द्वारा इनको बम्बूक नाम भी मिला था, जिसका अर्थ होता है हंसोड़ व्यक्ति। इनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। धनपत राय अर्थात प्रेमचंद जी का जन्म 30 जुलाई 1880 को बनारस के पांडेपुर गांव के निकट लम्ही गांव में हुआ था। 7 वर्ष की अबोध आयु में इनकी माता का निधन हो गया था। तदुपरांत दूसरी माँ से भी उन्हें वह स्नेह नहीं मिला जिसके वे आकांक्षी थे। ये जाति के कायस्थ थे। मदरसे में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने उर्दू फारसी सीखी। गोरखपुर में उनके पिता का तबादला हुआ तो वे स्कूल जाने लगे। 15 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हुआ। तब वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और उनका विवाह भी हो चुका था। वे माता और उनके 2 बच्चों का पोषण करना भी उनके दायित्व में आता था। उनकी इच्छा थी वकील बनने की और एमए पास करने की। बहुत संघर्ष के पश्चात उन्होंने मैट्रिक अर्थात 10वीं पास की। 1899 में एक छोटे से स्कूल में सहकारी अध्यापक की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे उन्होंने नियुक्ति प्राप्त की ताकि वो अपने घर का जीवन यापन कर सकें। लोगों को जीविका के लिए होने वाले संघर्ष में जो दिक्कतें आती हैं वो सब प्रेमचंद ने अपने जीवन में देखी थी। 1910 में इंटर पास किया। 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए द्वितीय श्रेणी में पास किया। परीक्षाएं तो वे पास करते गए, लेकिन सिर्फ पास होने के लिए नहीं, वरन उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण की। कर्मभूमि के नायक अमरकांत के शब्दों में उन्होंने अपने ही जीवन अनुभव को अभिव्यक्त किया है कि मैं अब तक व्यर्थ शिक्षा के पीछे पड़ा रहा। स्कूल और कॉलेज से अलग रहकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं क्योंकि जीवन से जुड़े हर संघर्ष को एक गाथा के रूप में उन्होंने जीवंत कर दिया। राजनीतिक और मानसिक दास्ता से मुक्ति की मशाल उनके उपन्यासों में प्रज्वलित हुई है। उन्होंने उपन्यास लिखने की शुरुआत ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी से की, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ, जिसकी कथा जैसलमेर की राजकुमारी उमादेव और मारवाड़ के राजा मालदेव के जीवन से जुड़ी है। पठान, मुगल और राजपूतों के मध्य की राजनीतिक खींचतान इस उपन्यास का मूल है। नारी अधिकार की संभावना इस उपन्यास में वर्णित है। चरित्र चित्रण के स्थान पर इसमें घटनात्मक उल्लेख को अधिक महत्व दिया गया है। पहली रचना होने के कारण शायद इसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे पक्ष भी आते हैं जहां पर लगता नहीं कि ये प्रेमचंद की कृति है, लेकिन जब शुरुआती लेखन होता है तो उसमें कुछ कमियां रही जाती हैं, तो प्रेमचंद भी इससे अछूते नहीं थे। इनका अगला उपन्यास वरदान था, जो कि 1905-06 में लिखा गया। उस समय संपूर्ण दुनिया में आर्थिक संकट छाया था। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं था। यहाँ भी पराभव से मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहे थे। इस उपन्यास का मूल विषय देशभक्ति था। ये कथानक बहुत ही लंबा और जटिल था। इस उपन्यास को इससे पूर्व उर्दू में लिखा गया था और इसका नाम था जलवाए इसार। इसका नायक प्रताप और नायिका ब्रजरानी या बिरजन है। इस एक उपन्यास में प्रेमचंद जी ने मौलाना मोहम्मद हसन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि कई लेखकों की शैली को एक साथ अपनाने का असफल प्रयास किया। इसमें इतना कुछ वर्णित है कि अंततः कथा अपने चरम उत्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती, परंतु आरंभिक कृति होने के कारण ये अपराध श्रम में माना जा सकता है। प्रेम अथवा प्रतिज्ञा उपन्यास उन्होंने 1906 में लिखा। यह सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास था। इस उपन्यास में विधवा जीवन और अछूतोद्धार की समस्या को उठाया गया। इसके नायक अमृत हैं। इस उपन्यास में सामाजिक समस्या को सुधारवादी ढंग से सुलझाने की कोशिश की गई। इसीलिए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को, रीति रिवाज को उन्होंने नहीं उठाया, अतः समस्या का हल भी नहीं हो पाया और ना ही पात्र उभर पाए।
1916 में सेवा सदन उन्होंने लिखा। यह भी सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास था, जिसमें पतित स्त्रियों और वेश्यावृत्ति में जबरन लाई गई नारियों के उत्थान की वकालत की गई थी। बेमेल विवाह, दहेज प्रथा के कुचक्र से कैसे वेश्यावृत्ति का घृणित कार्य आरंभ होता है, यह भी इस उपन्यास में विचारणीय प्रश्न बनकर उभरा है। मित्रों, जब बेमेल विवाह हुआ करते थे या दहेज के खातिर कम उम्र की स्त्रियों को वयोवृद्ध लोगों से ब्याह दिया जाता था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की मनोदशा कैसी रहती होगी और किस प्रकार से वेश्यावृत्ति या पतित नारियों के उद्धार की बात उन्होंने जो उठाई, उसके पीछे की मंशा क्या थी। ये उपन्यास शेष उपन्यासों से अधिक यथार्थवादी है। इसके चरित्र चित्रण में हमें एक सुघड़ता दिखाई देती है। उच्च वर्ग की ढोंगी और पाखंडी नीयत पर भी इस उपन्यास में प्रकाश डाला गया है। यह उपन्यास प्रेमचंद जी ने जब लिखा था, तब उस समय हिंदी भाषा और साहित्य के विषय में लोगों की सोच बहुत ही निम्न कोटि की थी, क्योंकि उस समय सरकारी दफ्तरों इत्यादि सब जगह अंग्रेजी या फिर उर्दू का प्रयोग होता था। इसी कारण हिंदी भाषा का प्रयोग इस भारत के, हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा ना किया जाना प्रेमचंद जी को बहुत दुखी करता था कि दफ्तरों की भाषा तो कम से कम हिंदी होनी चाहिए, ताकि आम जन उस भाषा में अपने अधिकारों को समझ सके। तो ऐसे विषयों पर भी उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास इस उपन्यास में किया है। इसके पश्चात बारी आती है प्रेमाश्रम उपन्यास की। इसका समय वैसे तो 1922 है जब ये प्रकाशित हुआ, लेकिन ये लिख लिया गया था 1918-1919 के मध्य। यह उपन्यास भी किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर लिखा गया है। जमींदार, कारिंदे, पुलिस, सरकारी महकमे के अत्याचार के कारण किसान किस तरह पिसते हैं, इसका यथार्थवादी अंकन इस उपन्यास में किया गया है। इन उपन्यासों की खास बात यह है कि इसमें एक प्रकार का आदर्शवाद उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और जहां आदर्शवाद आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं परिस्थितियों के विपरीत होते हुए अचानक से एक समतुल्य आनंद की प्राप्ति होना एक अलग ही सुख देती है। परंतु आदर्श और यथार्थ में बहुत अंतर है। आप बाद में देखेंगे कि उनके जो शेष उपन्यास लिखे गए उसमें कैसे आदर्शवाद पीछे चला गया और यथार्थवादी भावना आती गई। निर्मला उपन्यास 1900 कुछ लोग 23 में मानते हैं, तो कुछ प्रकाशन वर्ष इसका 27 बताते हैं। यह भी बेमेल विवाह के दुष्परिणामों को दिखाता है। मध्य वर्ग के रीति रिवाज और कुप्रथा को लेकर यह उपन्यास लिखा गया था। रूढ़ियों से लिपटे समाज की तीव्र आलोचना इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने की है। 1926 में कायाकल्प लिखा गया। ये गांधी जी की मान्यताओं से जुड़ा उपन्यास है और ये तब तक बहुत तेजी से इस कथा में विद्यमान रहता है जब तक गांधीवादी विचारधारा पर कथा आगे बढ़ती है। पर जैसे ही पुनर्जन्म या पाखंड की भावनाओं में ये कहानी फंस जाती है, तो वहीं इसका आनंद समाप्त हो जाता है, शिथिलता आ जाती है। कहा जाता है कि जो प्रेमाश्रम से आदर्शवाद की स्थापना और यथार्थवाद को दिखाना प्रयास किया था प्रेमचंद जी ने, कायाकल्प तक आते आते वह बहुत पीछे छूट गया। इसके पश्चात उन्होंने लिखा रंगभूमि, जिसका समय 1927-28 है। इसमें भी सामाजिक राजनीतिक तत्वों का समन्वय किया गया है। उभरते पूंजीवाद के सामने पुरानी मान्यताओं को टूटते हुए दिखाया गया है। इस उपन्यास का नायक सूरदास है। यह आदर्श पात्र भी है। इसे प्रेमचंद गांधीवाद का प्रतिरूप मानते हैं, परंतु यह प्रतिरूप अंधा है जो वस्तु स्थिति से आंखें मूंद कर लड़ता है। प्रेमचंद यथार्थवादी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें नहीं मूंदी, और यही कारण था कि इस उपन्यास में उन्होंने आदर्श नहीं वरन यथार्थवाद की विजय दिखाई है। बढ़ते पूंजीवाद के सामने सामंत युग की पुरानी व्यवस्थाओं और मान्यताओं का न ठहर पाना, संघर्षरत सूरदास का अंततः हार स्वीकार करना इस उपन्यास में यथार्थवाद की विजय को दिखाता है। इसमें एक चरित्र सूफिया का है जो एनी बेसेंट से प्रेरित चरित्र है। अपने पुराने पैनेपन को प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास द्वारा पुनः प्राप्त किया। इसके पश्चात 1931 में गबन का प्रकाशन हुआ, जो कि मध्यवर्गीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। रमानाथ इसका नायक है और जल्पा नायिका है। इस उपन्यास को मध्यम वर्ग में दिखावे और विडंबना के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको दृष्टिगोचर करते हुए लिखा गया है। स्वयं को धनी दिखाने की प्रवृत्ति से कर्ज का भार बढ़ना और उससे होने वाली टूटन को
इस उपन्यास का विषय बनाया गया है। मध्यवर्गीय लोग क्यों गबन करने को प्रेरित होते हैं, यह भी इसमें वर्णित है। नायिका जल्पा गहनों के लोभ में पड़ी है और उसी को पूरा करने के लिए रमानाथ गबन करता है। इस उपन्यास का निचोड़ यही है कि ईमानदारी की 1 पैसे की कमाई बेईमानी के 100 रुपयों पर भी भारी होती है। इसके पश्चात उन्होंने 1932 में कर्मभूमि लिखा। इस पर हम अपने पिछले वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। गोदान 1936 में लिखा गया उपन्यास है, जो प्रेमचंद की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा गया है। इसमें पहली बार भारत के किसान वर्ग को नायक बनाकर कथा का सूत्र अपने हाथों में लिए दिखाया गया है। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, मेहता, मालती, गोविंदी जैसे पात्रों ने सारे कथा सूत्र को संचालित करने में जैसे योग्यता ही पाई है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही वातावरण इस उपन्यास में दृष्टिगोचर होते हैं। यह लोग कहते भी हैं लोग कि प्रेमचंद इसमें 2 नावों पे एक साथ सवारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उपन्यास की कथा भूमि को देखेंगे तो दोनों पक्षों को दिखाना वाजिब था और सही भी था। प्रेमचंद अपनी पुरानी मान्यताओं से आगे बढ़ते इस उपन्यास में दिखाई देते हैं। यथार्थवाद का विद्रूप चेहरा इस उपन्यास में दिखता है। इस उपन्यास में पहली बार उन्होंने कोई हल देने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि समस्या का जो अंत है वो बड़ा ही दारुण दिखाया है। गाय के दान की आकांक्षा से शुरू हुई कथानक की पृष्ठभूमि अपनी पूर्ति के लिए आई बाधाएं और होरी के दुखद अंत पर परिसमाप्त होती हैं। इसके पश्चात उन्होंने मंगलसूत्र लिखा, जो कि 1936 में लिखना उन्होंने प्रारंभ किया था। ये उनका अधूरा उपन्यास है। 4 परिच्छेद लिखते ही उनकी जीवन कहानी का अंत हो गया था। इस उपन्यास में मानो वे अपनी जीवन गाथा ही लिख रहे थे। देव कुमार वे स्वयं थे। संत कुमार और साधु कुमार उनके दोनों बेटे श्रीपत राय और अमृत राय हैं। एक कन्या थी जो विवाहित थी। उन्होंने इस उपन्यास में लिखने के श्रम के शोषण और दुख को बयां किया है। वे कहते हैं कि जब लोग अनपढ़ होंगे तो लेखक आप दरिद्र होगा। यही इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है। इस अपूर्ण उपन्यास से ज्ञात होता है कि प्रेमचंद अपने जीवन अनुभवों से बहुत कुछ सीख रहे थे। पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं। गोदान के बाद उनकी लेखकीय प्रतिभा और लेखकीय विकास जारी था, परंतु 8 अक्टूबर 1936 को बीमारी से ग्रस्त प्रेमचंद के देहावसान से यह कृति अपूर्ण रह गई। वे नीति सिद्धांतों, धर्म, कानून से बढ़कर मनुष्य को श्रेष्ठ मानते थे। यही उनकी महानता थी। विश्व साहित्य इतिहास में उनका नाम सदा उज्ज्वल अक्षरों से लिखा जाएगा। धन्यवाद।